मुश्किलों का हल तुम्हें मिल जाएगा, मरुस्थलों में जल तुम्हें मिल जाएगा। आज अपना तुम संजो लोगे अगर, एक बेहतर कल तुम्हें मिल जाएगा। एक बेहतर कल के लिए अपनी लगन और परिश्रम से देश के सबसे प्रतिष्ठित इम्तिहान सिविल सर्विसेज 2023 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले आदित्य श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। ये निश्चित तौर से हमारे स्टूडियो के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। आपका स्वागत है आदित्य, और देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ और हमारी स्टूडियो में आपका स्वागत। धन्यवाद सर। इसके पहले आदित्य की मैं कुछ पूछूं, मैं जानना ये चाहता हूं कि जब आपको ये सूचना मिली कि आपने आईएएस टॉप किया है, तो उस समय आप कहाँ पे थे, सूचना किससे मिली और उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? सर मैं असल में अपने कमरे में था। उस दिन हमारा इंटरनल एग्ज़ाम था आईपीएस की ट्रेनिंग का, तो मैं वहाँ से आया था वापस और मैं कमरे में अपने बैठा हुआ था और इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि ऐसी खबर चल रही थी कि रिज़ल्ट आज आ सकता है। तो तब तक मैं मोबाइल बंद करके कुछ और करने लगा। तब तक मेरा एक दोस्त है, उसका फ़ोन आया कि जल्दी से अपना रोल नंबर बताओ। तो मैंने बताया रोल नंबर, तो फिर अचानक से उसने जो भी देखा तो वो लोग उसी पे चिल्लाने लगे फ़ोन पे ही। तो मेरे को लगा कि लग रहा हो तो गया है मेरा, लेकिन उस टाइम तक मैंने रिज़ल्ट नहीं देखा था। तो उसने बोला कि जल्दी से नीचे आ जाओ, नीचे वाले कमरे में था। फिर मैं बाहर निकला, जल्दी से रूम बंद किया और फिर मैंने सोचा कि एक बार हम भी पीडीएफ देख लें, नीचे जा ही रहे रास्ते में। अब पीडीएफ खोला तो पहला ही नाम मेरा था। तो फिर थोड़ा ऑब्वियसली जैसे आपने पूछा कि फीलिंग तो डिसबिलीफ वाली फीलिंग थी, पहले तो वही आती है। तो मैंने घर पे फ़ोन किया जाते जाते में ही और बोला कि लगता है कुछ ज़्यादा हो गया है, पहली रैंक आ गई शायद, लेकिन अभी किसी को बोलिएगा नहीं, मैं कंफर्म करके बताता हूँ। तो आपने पहले मतलब पिताजी को फ़ोन किया या माताजी को, किसको पहले बात कर पे की? नहीं, हमारा एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप बना, तो ग्रुप पे मैंने कॉल लगा दिया था, पापा मम्मी और बहन तीनों को एक साथ। जी, तो बस ये शुरुआत थी। उसके बाद तो फिर नीचे गए तो उसका तो एक रील भी वायरल हो गया, कैसे उन लोगों ने सेलिब्रेट टाइप का किया। वो मैंने भी देखा था सोशल मीडिया पे। और वास्तव में ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं गौरवान्वित क्षण था पेरेंट्स के लिए भी और सभी के लिए भी। तो पेरेंट्स की क्या प्रतिक्रिया जब आपने दोबारा कहा कि नाउ इट इज़ कंफर्म किया, आपने फर्स्ट रैंक होल्ड किया है, तो पेरेंट्स की क्या प्रतिक्रिया थी? सर एक्चुअली उन लोगों ने, जब मैंने कॉल काट दिया तो ग्रुप कॉल था, तो पापा मम्मी लोग आपस में कनेक्टेड थे, तो पापा ने किसी से अपना, वो ऑफिस में थे उस टाइम, तो उन्होंने किसी से बोला कि एक बार देख दो, क्योंकि तो जिन्होंने भी देखा उन्होंने बताया कि हाँ खबर सही है, फर्स्ट रैंक है। तो इनिशियल रिएक्शन तो वही था कि लाइक एवरीवन वाज कम्प्लीटली अमेज्ड। सब लोग लाइक जैसा मम्मी बता रही थी कि कांप रहे थे और एक्सप्रेशन लेस थे, तो उस तरह का इनिशियल फीलिंग था। फिर धीरे धीरे तो वो अपने आप ही हर्षोल्लास में तब्दील हो गया। बहुत बड़ी बात है आदित्य, क्योंकि सिविल सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो ये सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है अपने इंडिया का, और वर्ल्ड में भी ये जो है टॉप 3 रैंक में आता ज़रूर होगा। और इस इम्तिहान में ये कोई नहीं कह सकता है कि हम टॉप करेंगे, ये आप कह सकते हैं कि हम फर्स्ट 100 में आ सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि उस समय क्या लग रहा होगा पेरेंट्स को और क्या उनकी प्रतिक्रिया होगी। वो किम कर्तव्य विमूढ़ जैसा जो एक बात है, कुछ वैसा ही पल रहा होगा। तो कब पहली बार ये ख्याल आपके मन में आया कि हमें सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है या हमें इसको क्रैक करना है ऐसा? सर एक्चुअली पहला ख्याल तो मैं कहूँगा कि मेरा खुद का नहीं था। वो जब मैं 2 साल का था, बहुत पहले, तब काइंड ऑफ लोगों को, हमारे एक रिलेटिव थे, उनको देख करके, और वहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई थी। बट फिर धीरे धीरे पापा ने ही वो चीज़ें मेरे को बताई और धीरे धीरे मेरा उसकी तरफ रुझान बढ़ा। बट इवेंचुअली मैं कहूँगा कि जब मैं आईआईटी में गया तो मेरा पाथ थोड़ा चेंज हो गया था, क्योंकि वहाँ की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उनको देख करके फिर मैंने रिसर्च भी किया, जॉब भी की। उसके बाद कहीं जा करके ये डिसाइड हुआ कि जो मैंने डिफरेंस देखा मेरे में और जो लोग ऑलरेडी सर्विसेज में थे, तो मैंने पाया कि कुछ चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। कि एक लोगों से जो कनेक्ट होता है वो देती है सिविल सर्विस, एक आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसको बहुत होलिस्टिक मल्टी डायमेंशनल बनाती है, और एक आपका जो वो क्या कहेंगे सोशल प्रेस्टीज वाली जो चीज़ है वो भी एक आपको देती है, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना कुछ कर पा रहे होते हैं तो लोग आपको बहुत इज्जत करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जिन्होंने मेरे को ये मोटिवेट किया कि हाँ मेरे को अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करके इस तरफ चलना चाहिए। जी सर। निश्चित तौर पे जब आप सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो आपके पास बहुत मौका होता है कि आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। शायद कॉरपोरेट्स में आप पैसा कमा सकते थे,
लेकिन समाज के लिए आपका जो योगदान था जी। वो शायद उतना नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है कि अच्छी पहल थी, आपने इसकी शुरुआत की और सर्वोच्च स्थान तक पहुँचे। तो आदित्य, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। सर तो मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में रहता हूँ जिसमें मेरे पापा, मम्मी और मेरी छोटी बहन है। और प्रारंभिक शिक्षा मेरी लाइक मॉन्ट से लेकर के, मॉन्टेसरी क्लास कहते हैं सीएमएस में, तो वहाँ से लेकर के 12th तक सीएमएस अलीगंज में ही हुई। और बाकी बीच में तो आपके साथ भी मेरा जुड़ाव रहा। हाँ। आप मेरे फिज़िक्स के टीचर थे तो तिवारी ट्यूटोरियल में। तो डेफिनेटली वो भी एक इनिशियल मोमेंट था जो मेरे लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव भी रहा कि मैं फ़िज़िक्स की तरफ मेरा रुझान बढ़ा और वहाँ से फिर आगे आईआईटी और इवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेने तक का सफ़र भी मेरा फिज़िक्स की वजह से ही तय किया। तो ये सब मेरा प्रारंभिक शिक्षा के बारे में था। ये हमारे लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि आदित्य को मैंने पढ़ाया है ना, क्योंकि और ये महज इत्तेफाक है कि यहाँ पे और भी लोगों के इंटरव्यूज़ होते हैं, बट मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ कि आज मेरे लिए बहुत आत्मिक सुख का ये क्षण है कि हम अपने एक ऐसे शिष्य का इंटरव्यू ले रहे हैं जिसको कि मैंने पढ़ाया। और मुझे तो याद है आदित्य, वो एक अल्हड़ सा लड़का जिसको कि अपने कपड़ों से कोई लेन देन नहीं होता था। वो मुझे याद है तुम टी शर्ट पहन के आते थे, ये नहीं देखते थे कि टी शर्ट कहाँ है, कैसी है, साथ में तुमने ट्राउज़र कौन सी पहन रखी। और ये बात वहीं तक नहीं थी, जब तुम्हारा रिज़ल्ट आया और मैं तुमसे मिला तो मुझे वही अल्हड़पन फिर दिखाई दिया, जबकि तुम उस समय आईपीएस की ट्रेनिंग तुम्हारी लगभग ख़त्म होने को थी। तो ये बहुत अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं से ये परिवार के जो संस्कार हैं कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, आप बहुत हम्बल हैं। तो क्योंकि मैं तो माताजी से भी मिला हूँ, पिताजी से भी मिला हूँ, तो मैं देखता हूँ वो कितने स्पिरिचुअल लोग हैं, कितना ज़्यादा उनके अंदर जो है मतलब ह्यूमिलिटी, कितने हम्बल लोग हैं वो। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं आशा करता हूँ कि ये जो संस्कार पेरेंट्स की तरफ से आपको मिले हैं ये आजीवन जो है आपके लिए एक संबल की तरह रहें, तो ये बेहतर होगा। धन्यवाद सर। अच्छा, जैसे तुमने आईआईटी किया जी सर, उसके बाद फिर इस तरफ सिविल सर्विसेज की तरफ तुम्हारा रुझान हुआ। आजकल मैं देखता हूँ जो नॉर्मली ट्रेंड है कि ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करने के बाद लोग सोचते हैं कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है। तो क्या लगता है कि मतलब शुरुआत में जब आप 6, 7, 8, 9, 10th में होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि बुनियाद है हमारी, उस समय की पढ़ाई किस तरीके से इसमें हेल्पफुल होती है, या हमें कब से सोचना चाहिए कि एक हमें बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए? इसके बारे में मतलब मैं जानना चाहूँगा आपसे क्या है। सर मेरी तो जर्नी ऐसी रही थी कि मेरे पापा का रुझान हमेशा से पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा था और इसके लिए कई बार मुझे उस तरह से लाइक बड़ा भी किया गया है कि खेल कूद कम, पढ़ाई पे ध्यान ज़्यादा। तो मैं तो कहूँगा मेरे तो पापा ने ही मेरा रास्ता निर्धारित कर दिया था। उन्होंने क्लास 5th से ही मुझे ये बोल दिया था कि पहले तुमको एनटीएससी, फिर तुमको आईआईटी, फिर तुमको आईएएस करना है। तो एनटीएससी 8th में परीक्षा होती थी हमारे टाइम पे। तो उसमें क्या था कि रीजनिंग एक चीज़ थी जो आती थी, जो कि और कहीं नहीं पढ़ाई जाती, आप लोग को क्लास में, स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है। तो पापा मेरे को अलग से CSR करके मैगजीन आती थी, वो भी एक टाइम पे पढ़ते थे, तो वो लाते थे, उसमें मेरे को रीजनिंग सॉल्व कराते थे, बैंक पीओ लेवल की रीजनिंग, और उसके थ्रू उन्होंने मेरा बेस बिल्ड किया। तो होता क्या है कि ये चीज़ें आपको लगेंगी कि सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आपका उस उम्र में आपके दिमागी विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि दिमाग के इंटरकनेक्शन उस तरह से बनते हैं जिस प्रकार का आप दिमाग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आई वुड से कि फॉर्मेटिव ईयर्स में पढ़ाई पे ध्यान देना काफ़ी आवश्यक है इस लिहाज से। अच्छा, आप आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहे थे जी सर, तो फिर आप आईएएस ही क्यों बनना चाहते थे? क्योंकि आईपीएस भी बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है और बहुत ही रिनाउंड है, तो आईएएस ही क्यों? सर नो डाउट आईपीएस एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, लेकिन जो मैंने जो डिफरेंसेस देखे थे आईपीएस आईएएस में, वो ये था कि जो डाइवर्सिटी मिलती है काम करने की आईएएस में, और उसके कारण जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आप ला सकते हैं लोगों के जीवन में, और उसके कारण फिर जो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, जो मैंने होलिस्टिक होने की बात कही, ये सारी चीज़ें अपने आप में जब इंटरकनेक्ट करते हैं तो आईएएस में अपॉर्चुनिटीज़ कई गुना ज़्यादा होती हैं आईपीएस से। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया था कि क्योंकि मैं एक अटैम्प्ट और दे सकता हूँ, आईपीएस की ट्रेनिंग में तो अटैम्प्ट नहीं दे सकते थे, तो उसके पहले मैंने डिसाइड किया था कि एक अटैम्प्ट और दे सकता हूँ, तो वो मैं दूंगा, बाकी भगवान की मर्ज़ी जहाँ तक ले जाएँ। और आपका बहुत ही सार्थक प्रयास था, तो ईश्वर की मर्जी भी उसके हिसाब से हुई और आपने उसको जो है टॉप किया, ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी जो हमारे जो नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं आदित्य, जी सर, आपकी रणनीति आईएएस के एग्ज़ाम के लिए क्या रही?
कुछ आप अगर बताएंगे तो उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायी होगा और उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो आप अपने कुछ ऐसे साझा करिए कि आपने कैसे तैयारी किया सिविल सर्विसेज के लिए और कैसे इस मुकाम तक पहुँचे। जी सर तो मेरी स्ट्रैटेजी में कुछ खास एलिमेंट्स थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट था, मैं अपनी गलतियों से सीख रहा था, क्योंकि मेरे को 3 अटेम्प्ट लग गए तो मैंने बहुत गलतियाँ की अपने अनुसार, और फिर उन गलतियों से सीख करके उनको रेक्टिफाई करके मैं आगे बढ़ा। तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें मैंने सीखी, पहला कि आपका स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस, प्रीलिम्स में खासकर कि यूपीएससी किस तरह से रॉन्ग स्टेटमेंट्स को फ्रेम कर रहा है, किस तरह से स्टेटमेंट्स को सही फ्रेम किया जा रहा है, मतलब कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे, तो उन चीज़ों का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर मेंस के लिए मैंने देखा कि हर पेपर की एक अलग स्ट्रेटजी है। पेपर 3 में जैसे कि नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत मैटर कर रहे थे, जिन्होंने हाई स्कोर किया तो उनसे जो पूछा था, तो वहाँ पर आपको वो स्ट्रेटजी रखनी है कि डेटा हो, फैक्ट्स हो, नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा हो, नंबर ऑफ डायमेंशन ज़्यादा हो। पेपर 1 में आपका अलग अप्रोच रहता है कि आपके डायग्राम से सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने हर एक की पेपर वाइज स्ट्रेटजी बनाई थी, और इसका मैंने उल्लेख भी किया है और कई इंटरव्यूज़ में। तो इस तरह से मैंने टैकल किया था। और इंटरव्यू में तो मैं कहता हूँ कि वो सब कुछ आपके आत्म मनन के ऊपर है, कि आप जितना अच्छे से खुद को जानेंगे, जितना खुद से सवाल कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप जब सामने वाला सवाल करेगा तो उसका अच्छा उत्तर दे पाएंगे। अच्छा, बड़ी भ्रांतियाँ ये हैं कि अगर कोई सिविल की तैयारी कर रहा है तो 18 घंटे, 20 घंटे, 14 घंटे पढ़ना चाहिए। जी सर। आपको क्या लगता है कि अगर एक पूरे कंसंट्रेशन के साथ एक कंसिस्टेंसी से 1-2 साल अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो ऑन एन एवरेज वो कितने घंटे पढ़े कि वो सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाएगा? क्या ये सच है कि इसके लिए 12-18 घंटे की पढ़ाई रिक्वायर्ड है, या आपको क्या लगता है इस बारे में? सर मेरा तो जो अप्रोच था वो काफ़ी टारगेट बेस्ड था, कि मेरे अगर इस दिन के ये टारगेट है तो मेरे को ख़त्म करने हैं, चाहे 12 घंटे लगे चाहे ज़्यादा लगे। बट जनरली मैं कहूँगा ऑन एन एवरेज अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो 10 से 12 घंटे इज़ मोर देन इनफ इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अच्छा, इंटरव्यू को लेकर के जो आईएएस का इंटरव्यूज़ हैं उसको लेकर के बड़ा जो है हाइप रहता है लोगों को कि ये बड़ा ऐसा होता है वो। आपका अपना क्या तजुर्बा रहा जब आपने इंटरव्यू फेस किया सिविल सर्विसेज के लिए? तो नए जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि जब आप इंटरव्यू में जाएं तो क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? सर कुछ खास चीज़ें जो ध्यान रखनी चाहिए। पहला कि अपने दिमाग से वो सारी चीज़ें निकाल दें जो बाहर से आप सीख करके जाते हैं, कि ऐसे बैठना है, ऐसे बोलना है, हाथ यहाँ रखना है, आई कांटेक्ट कैसा रखना है। जितना आप नेचुरल रहेंगे उतना ज़्यादा आप इजीली अपनी बातों को डिलीवर कर पाएंगे, और आपकी पर्सनैलिटी जितनी नेचुरल रहेगी उतना ज़्यादा सामने वाला अच्छे से उसको जज कर पाएगा। तो पहला पॉइंट तो मेरे को ये लगता है। बाकी डेफिनेटली आपको वो फॉर्मल पोस्चर रखना है, फॉर्मल टोन में बात करनी है, आपको वहाँ पर ऑब्वियसली हंसी मजाक नहीं कर सकते, तो वो बेसिक चीज़ों का तो ध्यान देना ही है। और बाकी जितना अच्छा आप उन सवालों का उत्तर दे सकते हैं और जितना एक सिविल सर्वेंट के लिहाज से दे सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, अभी आपने बात की कि आपका फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। जी सर। तो इसलिए आपने आईआईटी किया या उस तरफ आप कुछ ऐसा करना चाह रहे थे? तो अभी कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि आप इसको मिस करेंगे कि अब चूँकि अब फिजिक्स तो छूट जाएगी। सर एक्चुअली फिजिक्स मेरे अनुसार कभी छूटती नहीं है। जैसा आपसे पढ़ के मैंने सीखा कि फिजिक्स हमारे चारों तरफ है। और इवन जब मैं जाऊंगा भी इन सर्विसेज में तो उसमें भी कई टेक्निकल डिपार्टमेंट होते हैं आगे चल के। जब आप डिपार्टमेंट में पोस्ट होते हैं तो इवन लाइक पावर का डिपार्टमेंट है, तो अगर मेरी पोस्टिंग उसमें होगी तो ऑब्वियसली फिर से मेरा इलेक्ट्रिकल से जुड़ाव हो जाएगा। वो आपकी फील्ड से मिलता जुलता है। जी, तो उस तरह से मैं कहूँगा कि फिजिक्स से टच कभी छूटता नहीं है। बट हाँ, जो कोर पढ़ाई वाली चीज़ थी वो कोर पढ़ाई वाली चीज़ तो अब बंद हो जाएगी। अब बंद हो जाएगी। अच्छा, एक आईएएस के पास बहुत पावर होती है आदित्य, तो निश्चित तौर पे आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर भी एक अधिकारी के तौर पे आपका कुछ ऐसा होता है कि अगर हम एक बड़े अधिकारी बनते तो हमारा मन इस क्षेत्र में काम करने का था, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें कि आपका मन है कि अगर आपको मौका मिलेगा तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ क्रांतिकारी तरीके से काम करना चाहेंगे? ऐसा कुछ? सर जिस तरह की सर्विसेज है मैं कहूँगा कि क्रांतिकारी कुछ करने के लिए बहुत समय लगता है। लाइक इनिशियली तो हमारा काम पूरी तरह से ये है कि जैसा आपने कहा पावर, तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि फील्ड पोस्टिंग्स में हम जो सरकार की नीतियाँ हैं उनको पूरी क्षमता से इम्प्लीमेंट करें। और उसके बाद फिर मैं कहूँगा डेफिनेटली कि जब पॉलिसी मेकिंग की तरफ मेरा जाने का होगा तब मैं डेफिनेटली एजुकेशन, हेल्थ, इस तरह की चीज़ों पे खासा फोकस करना चाहूँगा, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स कहते हैं। ओके, तो आदित्य, जैसा कि आपने बताया कि जो है हमारे एस्पिरेंट्स को क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसा होना चाहिए,
आपकी मसरूफ़ियत है, मैं ये जानता हूँ, और ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। तो आदित्य ने जो टिप्स दिए, मुझे लगता है कि जो हमारे नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही मील का पत्थर साबित होने वाला है। और जैसा कि आदित्य ने बताया कि आप तैयारी करें तो कैसे करें, इंटरव्यू कैसे फेस करें, ये सब आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। और निश्चित तौर पे आपने जो उपलब्धि हासिल की है वो बहुत से नवयुवकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और जो ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको कि शायद पहली दूसरी बार में सफलता नहीं मिली, उनको ज़रा भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हार जाने पर निराशा घोर होती है, नीर से गीली नयन की कोर होती है, बस अडिग रहना पथिक तुम लक्ष्य के पथ पर, याद रखना हर निशा की भोर होती है। और कुछ ऐसा ही उदाहरण आदित्य ने प्रस्तुत किया है। आदित्य, आप स्टूडियो में आए और अपना कीमती समय आपने स्टूडियो को दिया, इसके लिए आपका बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सर।